चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी में शामिल हुए हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव राजेश दीक्षित। सपा के प्रमुख ब्राह्मण चेहरा थे राजेश दीक्षित, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सदस्यता दिलाई है। रीता बहुगुणा जोशी, राज्यसभा सदस्य अशोक वाजपेयी भी मौजूद रहे। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, साथ में तस्वीर भी साझा कर रहे हैं, जहां पर रीता बहुगुणा जोशी, राज्यसभा सदस्य अशोक वाजपेयी और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सदस्यता दिलाई है। तो समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व सचिव, राष्ट्रीय सचिव शामिल हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। महिला सशक्तिकरण को प्रखर पर रखने वाले प्रधानमंत्री मोदी संगम नगरी प्रयागराज के दौरे पर रहे। प्रयागराज में पीएम मोदी ने करीब 1000 करोड़ के रिवॉल्विंग फंड से स्वयं सहायता समूह की 16 लाख महिलाओं को बड़ी सौगात दी। इस सौगात में लगभग 20,000 व्यापार सखियों के खातों में पहले महीने 4,000 रुपए मानदेय भी दिया जाएगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने 1 लाख से ज्यादा कन्या सुमंगल योजना के लाभार्थियों के लिए 20 करोड़ रुपए की सौगात दी। पीएम मोदी ने महिलाओं के सम्मान के अलावा प्रयागराज में 202 सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की नींव रखी। ऐसे हर यूनिट पर 1 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है। इन्हें एसएचजी की तरह बनाया जाएगा। ये यूनिट उत्तर प्रदेश के 600 ब्लॉक के इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के तहत सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन उपलब्ध कराएगा। तो महिला शक्तिकरण को मजबूती दी गई है। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं और साथ में ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि आज जो प्रयागराज का मोदी का दौरा था कितना अहम, कितना खास कह सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के इस दौरे पे लगभग 2.5 लाख से ऊपर महिलाएं इकट्ठा थी। महिलाओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने संवाद किया। इसके साथ ही महिलाओं को कई सौगातें भी पीएम मोदी ने दी है। तो 75 जिलों की महिलाएं आज इस कार्यक्रम में इकट्ठा हुई थी। नमो मातृ शक्ति के नाम से कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और कई ब्लॉक की महिलाएं अपनी शक्ति दिखाई है इकट्ठा होकर। और आपको बता दें कि 58,000 से ऊपर ग्राम पंचायत की महिलाएं मोदी के इस कार्यक्रम में शामिल हुई थी। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को एक लेटर लिखा है। पीएम की रैली में सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है। प्रयागराज में आज प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की थी और मोदी की इस रैली में समाजवादी पार्टी का आरोप है कि जो प्रयागराज में प्रधानमंत्री मोदी की इस रैली में सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग किया गया है, प्रचार प्रसार में उपयोग किया गया है। तो इसके लिए उन्होंने एक लेटर लिखा है और पीएम की रैली में सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज आगरा पहुंची, जहां उन्होंने कोठी मीना बाजार मैदान के पास स्थित रतन चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान मौके पर समाज और भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। मूर्ति का अनावरण करने के बाद राज्यपाल ने विचार गोष्ठी में सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन और विचारों पर प्रकाश डाला। इस दौरान केंद्रीय राज्य विधि मंत्री एसपी सिंह बघेल, राज्य मंत्री जीएस धर्मेश, महापौर नवीन जैन सहित तमाम बीजेपी नेता मौके पर मौजूद रहे। कानपुर में लव जिहाद के एक मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी को 10 साल की सजा और 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि में से 20,000 रुपए पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति राशि के तौर पर दिए जाएंगे। दरअसल ये पूरा मामला 15 मई 2017 का है, जब जूही थाना क्षेत्र की रहने वाली कच्ची बस्ती निवासी किशोरी को जावेद नाम के युवक ने खुद को हिंदू बताते हुए अपना नाम मुन्ना बताया, जिसके बाद दोनों में प्रेम संबंध हुआ और आरोपी किशोरी को शादी का झांसा देकर अपने साथ भगा ले गया और उसके साथ जबरदस्ती संबंध भी बनाए। वहीं बेटी के लापता होने के बाद पीड़ित थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अगले ही दिन आरोपी को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद कर लिया था। इस मामले में पीड़िता की मां की तहरीर पर पॉक्सो एक्ट समेत दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया गया था। मामले में पीड़िता ने आरोप लगाया कि जावेद उर्फ मुन्ना ने उसके साथ जबरदस्ती और दुष्कर्म किया था। ये फैसला एडीजे 13 महोदय ने किया है, पवन श्रीवास्तव जी ने। वहाँ हमारे अजय प्रकाश सिंह, चंद्रप्रकाश शर्मा हमारे स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे, एडीजीसी थे। ये मामला ऐसा है कि एक नाबालिग लड़की, हिंदू लड़की को एक जावेद नाम का व्यक्ति था जिसने मुन्ना बन करके
एक लव जिहाद करते हुए उसको प्रेमपाल ने फांसा, अपने आप को हिंदू धर्म नाम बताया मुन्ना, और उसके साथ प्रेम प्रसंग करते हुए उसको शादी के झांसा देते हुए उसका बलात्कार किया। जब आदमी जानकारी हुई उसके माता पिता को, तो माता पिता ने FIR लिखाई। कौशाम्बी से खबर है, जहां एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर कौशाम्बी में देखने को मिला, जहां फतेहपुर थाना क्षेत्र के प्रसिद्धपुर गांव में एक ऑटो को अचानक पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे कि मौके पर ही एक वृद्ध की मौत हो गई और अन्य कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं ग्रामीणों ने एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा, लेकिन रास्ते में 8 साल के एक बच्ची की सांसें भी थम गई। तो वहीं इलाज के दौरान जिला अस्पताल में एक और मौत हो गई, जबकि अन्य 6 लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं 3 लोगों की मौत की जानकारी होने पर नाराज ग्रामीणों ने प्रयागराज चित्रकूट राजमार्ग पर चक्का जाम कर दिया। उधर जाम की सूचना पर सीओ सदर KG सिंह समेत भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा और राफी समझाने बुझाने के लगभग 2 घंटे बाद ग्रामीणों ने जाम को समाप्त कर दिया। रायबरेली के युवक की दुबई में मौत हो जाने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। 1.25 महीने पहले ही ललित के पिता जय नारायण दीक्षित की अचानक गांव में ही मौत हो गई थी। जब परिजन अपने लाल का शव पाने के लिए प्रशासन और सरकार से गुहार लगा रहे हैं, वहीं डलमऊ का रहने वाला ललित नारायण रोजी रोटी के लिए कई सालों से दुबई में रह रहा था। वहीं कल अचानक साथी वर्करों ने जानकारी दी कि ललित नारायण अब इस दुनिया में नहीं रहा। खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पिछले महीने ही पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने ललित गांव आया था और 5 दिन पहले ही वो वापस दुबई गया था। हालांकि परिजन ये नहीं बता पा रहे थे कि दुर्घटना कैसे हुई, लेकिन सूचना मिलने के बाद से ही परिजनों का रो रो कर हाल बुरा है और खासतौर पर पत्नी और 2 नाबालिग बेटे जो कि गुमसुम हो गए हैं। अब परिजन अपने लाल का अंतिम संस्कार करने के लिए शव को यहां पहुंचाने जाने की सरकार से गुहार लगा रहे हैं। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 21 साल से अधिक समय से अनुसूचित जाति का बनकर नौकरी कर रही प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति पा चुकी एक महिला के बर्खास्तगी को सही करार दिया है। न्यायालय ने कहा है कि महिला की तरफ से की गई धोखाधड़ी से उसकी नियुक्ति ही निरस्त हो जाती है। यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने मुन्नी रानी की याचिका को खारिज करते हुए पारित किया है। याचिका में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरदोई के 2 जुलाई 2021 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके द्वारा याची की सहायता अध्यापिका के पद पर नियुक्ति को निरस्त करते हुए उसकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था। न्यायालय ने पाया कि याची को 30 नवंबर 1999 को सहायक अध्यापिका के पद पर नियुक्ति मिली थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अब की बार 60 पार का नारा दिया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक बार फिर पार्टी प्रधानमंत्री मोदी की लहर के भरोसे है। दरअसल 2002 की बात की जाए तो 2002 के विधानसभा चुनाव में 19 सीटों पर सिमटी भाजपा ने 2017 के विधानसभा चुनाव में सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। यह मोदी लहर का कमाल था कि पार्टी ने 70 में से 57 सीटें सूबे की जीती। लेकिन अब की बार 60 पार का नारा कितना सफल होगा, आप इस खास रिपोर्ट से समझिए। अब विभाजित उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक भाजपा की राजनीति यात्रा कई उतार चढ़ाव और घुमावदार मोड़ों से होते हुए शीर्ष तक पहुंची। 90 के दशक में सक्रिय रहकर राम लहर पर सवार होकर उसने पहाड़ की चुनावी सियासत में भगवा बुलंद किया। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री मोदी की लहर के जरिए उत्तराखंड की राजनीति में प्रचंडता के दम पर अपनी जड़ों को और अधिक मजबूत करने में सफल रही। उत्तराखंड में भाजपा का हिंदुत्व की राजनीति के साथ उदय हुआ। हिंदू की राजनीति अलग राज्य आंदोलन की लड़ाई के दम पर उसने उत्तराखंड में पहली बार लहलहाई और मोदी लहर में प्रचंड जीत से वह पूरी तरह से छा गई। आंकड़े और प्रदर्शन देखिए 2002 से 2017 तक। 2002 चुनाव में 19 सीटें आई और सत्ता गंवाई। 2007 में 34 सीटें पाकर समर्थन में सरकार बनाई। 2012 में 31 सीटें जीतकर सत्ता गंवाई और 2017 में प्रचंड बहुमत के साथ 57 सीटें लाकर सरकार बनाई। उत्तराखंड में भाजपा के नाम प्रचंड जीत दर्ज करने के अलावा सीएम की कुर्सी बदलने का भी रिकॉर्ड है। वह प्रदेश की अकेली ऐसी पार्टी है जिसकी राज्य में 3 बार सरकार रही और उसे 8 बार मुख्यमंत्री बदलने पड़े। अंतरिम सरकार में नित्यानंद स्वामी और भगत सिंह कोश्यारी, 2007 में बनी सरकार में मेजर जनरल वीसी,
डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और 2017 में त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत और पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री रहे। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की लहर में कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज ढेर हो गए। मोदी की आंधी ने बसपा और अन्य क्षेत्रीय दलों का भी सुपड़ा साफ कर दिया। भाजपा ने चुनाव से पहले कांग्रेस में सेंध लगाई। पहले सतपाल महाराज और उनकी विधायक पत्नी अमृता राव को तोड़ा। उसके बाद कांग्रेस विधायक यशपाल और उनके बेटे को पार्टी में शामिल कराया। फिर एक बड़े उलटफेर के तहत पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा समेत 9 विधायक भाजपा में शामिल हुए। बहुगुणा के बेटे सौरभ बहुगुणा को टिकट दिया और महाराज चौबट्टा खाल से चुनाव लड़े। बाकी भाजपा में आए और सभी कांग्रेसियों की पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। प्रयोग कामयाब रहा और 9 पूर्व कांग्रेसी चुनाव जीते। अब 2022 का चुनाव नजदीक आ गया है। कुंभ की नगरी हरिद्वार से पार्टी की विजय संकल्प यात्रा का श्री गणेश के साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के चुनाव प्रचार का विधिवत आगाज भी कर दिया है। पार्टी की विजय संकल्प यात्रा के रथ जिस विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, वहां पार्टी को एक बड़ी जनसभा होगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के मुताबिक 70 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के 70 केंद्रीय और वरिष्ठ नेताओं की जनसभाएं होगी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर बागेश्वर से कुमायूं मंडल की विजय संकल्प यात्रा का आगाज कर दिया है। इस तरह गढ़वाल मंडल के 41 और कुमायूं मंडल के 39 विधानसभा क्षेत्रों में ये यात्रा चुनावी रणनीति के तहत पहुंच रही है। देहरादून में जनसभा करने के बाद पीएम मोदी अब कुमायूं मंडल में हल्द्वानी में जनसभा करेंगे। पार्टी की कोशिश है कि 30 दिसंबर को पीएम मोदी की जनसभा हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भी बड़ी जनसभाएं कराने की तैयारी में बीजेपी है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय नेताओं के रोड शो, जनसभाएं और सम्मेलन कराए जाएंगे। पार्टी की कोशिश है कि हर विधानसभा में केंद्रीय मंत्री या केंद्रीय दिग्गज की जनसभा हो। इन जनसभाओं में पार्टी राज्य और केंद्र सरकार के कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों के प्रचार के साथ डबल इंजन के जरिए अगले 5 साल के विकास के भावी रोड मैप पर फोकस कर रही है। विपक्ष के पास भी मुद्दों की बहार है, जिसका सामना बीजेपी को करना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार, खनन, सशक्त भू कानून, गैरसैंण को स्थायी राजधानी, युवाओं को रोजगार की गारंटी, बिजली, सड़क, पानी, पलायन जैसे कई मुद्दों को लेकर विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने का काम कर रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार देवभूमि में किसकी सरकार बनेगी। कई चुनौतियों के बीच क्या बीजेपी 60 को पार कर पाएगी? जनता टीवी न्यूज डेस्क से अभिषेक की रिपोर्ट। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपने सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं और यमकेश्वर विश्वनाथ के भावी उम्मीदवार शैलेंद्र रावत के साथ वीरग्राम प्रमाण यात्रा के तहत देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत के पैतृक गांव पौड़ी गढ़वाल के सैड़ा में उनके पैतृक गांव पहुंचे। यहां उन्होंने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्जित कर श्रद्धांजलि दी और परिजनों को सांत्वना दी। आपको बता दें कि तमिलनाडु के कुन्नूर में 8 दिसंबर को हुए वायुसेना के विमान हादसे में देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित सेना के 14 जवान शहीद हो गए थे। वहीं कांग्रेस ने अभी हाल ही में वीरग्राम प्रमाण यात्रा के आयोजन की बात कही थी, जिसमें परिक्षेप में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल अपनी 3 दिवसीय वीरग्राम प्रमाण यात्रा के तहत जनरल विपिन रावत के पैतृक घर पहुंचे और जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। गणेश गोदियाल का कहना है कि जनरल विपिन रावत ने उत्तराखंड का नाम बुलंदियों पर पहुंचाया है। राज्य सरकार प्रदेश में सभी लोगों को कोविड वैक्सीनेशन लगाए जाने की बात जरूर कर रही है, लेकिन ये बात हल्द्वानी के काठगोदाम क्षेत्र में खोखली नजर आ रही है। काठगोदाम क्षेत्र में कई ऐसे लोग मिले जिन्होंने अभी तक कोविड की पहले डोज नहीं लगवाई, जिसके बाद आनंद फानन में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम काठगोदाम पहुंची और 70 लोगों को कोविड की पहली डोज लगाई गई। साथ ही सभी लोगों को कोविड के प्रति जागरूक करने का काम किया गया। सिटी मजिस्ट्रेट ने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी लोगों को कोविड की पहली और दूसरी डोज लगाए जाने को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए थे। उत्तराखंड में चुनावी शंखनाद होते ही सबसे पहले राजनीतिक क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल ने अपने 16 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। यूकेडी केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने उनके मुताबिक उनकी पार्टी का चुनावी एजेंडा मुख्य रूप से पलायन, बेरोजगारी, भू कानून जैसे विषयों पर है, जिन्हें लेकर वो जनता के बीच पहुंचेगी।
एरी ने कहा कि अगले एक हफ्ते के अंदर बचे हुए प्रत्याशियों की दूसरी सूची भी जारी कर दी है। हम आपको सूची जो जारी हुई है उनके नाम भी दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो यूकेडी ने पहले ही साफ कर दिया है कि पार्टी सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आज प्रथम श्रेणी के 16 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री दिवाकर भट्ट को देवप्रयाग से प्रत्याशी बनाया गया है। तो पूर्व विधायक पुष्पेंद्र त्रिपाठी को द्वारा हाट से प्रत्याशी बनाया गया। इसके साथ ही किन सीटों पर किन प्रत्याशियों को उतारा गया ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत और उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह जीतू ने काशीपुर में मोहल्ला अली खां स्थित हजरत न्याज अली शाह और हजरत रहमत शाह बाबा की मजार पर संयुक्त रूप से चादर पोशी की। इस दौरान गौरव टिकैत ने कहा कि बीते 1.25 साल से चल रहे किसान आंदोलन की सफलता के लिए उन्होंने मंदिरों, मस्जिदों और मजारों, मठों इत्यादि में किसान आंदोलन की सफलता के लिए मन्नतें मांगी थी। अब जाकर मन्नत पूरी हुई। ऐसे में वो सभी धार्मिक स्थानों पर पूजा अर्चना और मजार में चादर पोशी कर रहे हैं। गौरव टिकैत ने पत्रकारों से कहा कि किसान आंदोलन को सभी धर्म प्रमुखों ने आशीर्वाद दिया। देश की जनता ने किसानों की जीत की दुआएं दी। आंदोलन की जीत की सबसे बड़ी वजह साल भर चला आंदोलन रहा। रुड़की के मिलाप नगर में उधारी के पैसे मांगने पर 2 लोगों ने ई रिक्शा चालक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे कि ई रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं सूचना मिलते ही एम्बुलेंस की मदद से घायल युवक को रुड़की के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां उसकी हालत को गंभीर देखते हुए सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर किया। दरअसल मिलाप नगर निवासी ने 2 लोगों को 2 लाख रुपए दिलवाए थे, जिनमें उनमें दबाव बनाया गया और 2 लोगों को धारदार हथियार से उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया गया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। फिलहाल पुलिस ने घायल की पत्नी के तहरीर पर 2 हमलावरों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। चलिए इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहें जनता टीवी। नमस्कार।